Good morning, students. Our next chapter is chapter number 7, sources of business finance. So, बिजनेस फाइनेंस का क्या मीनिंग होता है? किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो उसका किसका है? फाइनेंस का। क्योंकि जिसके पास भी फाइनेंस अच्छे हैं तो उसके बाद वो बिज़नेस कैसे चलता है आपका बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे ढंग से। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी रहती है? बिजनेस फाइनेंस की। तो क्या नेचर है इस बिज़नेस फाइनेंस की? फर्स्ट, नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। किसी भी तरह का बिजनेस हो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की। डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ बिजनेस। अगर तो आपका साइज़ है बिजनेस का बड़ा तो ज़्यादा फाइनेंस की नीड है, तो अगर कम है तो कम फाइनेंस की नीड होगी। इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसके अंदर सभी तरह की कैपिटल इंक्लूड होती है, ऑनर्स कैपिटल भी, डेब्ट कैपिटल भी। फ्लक्चुएटिंग नेचर क्या है इसमें? द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ फाइनेंस इज द बिजनेस, द लेवल ऑफ बिजनेस, इन्फ्लेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, सेल एंड परचेज एंड क्रेडिट। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। कभी हो सकता है बिजनेस में फाइनेंस की नीड ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो। नेक्स्ट आता है डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। द साइज ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द the more of the availability of money, the larger the size of business. अगर बिजनेस में मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, फाइनेंस ज़्यादा अच्छा है, तो ऑटोमेटिक जो बिज़नेस का साइज़ है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वाइडर टर्म, ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर काफ़ी कुछ मैटर करता है। बिजनेस फाइनेंस इज़ अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंस, द अरेंजमेंट ऑफ दिस फाइनेंस एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। यानी इसके अंदर यह कि पहले कैसे आपने कलेक्ट करना, फाइनेंस कहाँ से लेना, कैसे उसको मैनेज करना और कैसे उसको यूटिलाइज़ करना, तो अपने आप में एक ये क्या है? वाइडर टर्म है। क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस। तो इसको आपने ऐसे लर्न करना है कि पहले कि किस तरह का होता है बिजनेस फाइनेंस, सेकंड आता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? यही कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। इस्टेब्लिश तो कर लिया बिजनेस, क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिजनेस के लिए मनी की इंपॉर्टेंस है या फाइनेंस की इंपॉर्टेंस है? नो, उसको चलाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है? फाइनेंस की। नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। और अगर आपने अपने बिजनेस में चेंजेस लाने हैं, मॉडर्नाइज करना है बिजनेस को, एक्सपेंड करना है बिजनेस को, तो उसके लिए भी आपको पैसे की या फाइनेंस की नीड है। नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अगर अवेल करना है तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? फाइनेंस होनी चाहिए। नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। अगर रिसेशन पीरियड आता है, बिजनेस कैन सर्वाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन ओनली हैविंग फाइनेंस इन प्लेंटी। मतलब अगर फाइनेंस उनके पास है तो सिर्फ रिसेशन के टाइम में तभी कोई बिजनेस चल पाता है। नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। अगर पैसा जिसके पास, बिजनेस के पास अच्छा होगा, ज़्यादा फाइनेंस होगा, तो ऑटोमेटिक उसकी गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी। गुडविल बनेगी उसकी अच्छी कि भी ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे से रन कर रहा है और इनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो क्या होती है ये? द गुडविल ऑफ द बिजनेस कैन बी इनहांस थ्रू प्रॉम्प्ट पेमेंट। बिजनेस एंजॉइंग गुड रेपुटेशन कैन गेट लोन इजीली। जिन भी बिजनेसेस के रेपुटेशन अच्छे होते हैं तो उनको लोन वगैरह इजीली मिल जाता है। और बेसिकली जो गुडविल है उसका क्या मीनिंग होता है? रेपुटेशन। क्लियर? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इनकी कैसी होती हैं? बिजनेसेस की 3 तरह की होती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले बताया था। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, मीडियम टर्म हो सकती हैं एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म अगर तो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए चाहिए या उससे ज़्यादा, तो कौन सी नीड्स हैं बिजनेस की? लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म यानी कि रेंजिंग फ्रॉम, इसमें आ जाएगा 5 to 10, तो अगर इसके अंदर है तो आपकी कौन सी हो जाएगा? मीडियम टर्म। और शॉर्ट टर्म के मतलब जब फाइनेंस की नीड आपको लेस देन 1 ईयर है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स की। देन आता है कि इसमें 2 टाइप के फंड्स होते हैं आपके। वन इज़ ऑनर्स फंड, सेकंड इज़ बोरोड फंड। ऑनर फंड का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है इसका? इट रेफर्स टू द फंड प्रोवाइडेड बाय द ऑनर्स ऑफ बिजनेस। जिनका वो बिजनेस होता है, जो उसके ऑनर्स होते हैं, उनका जो फंड है उसको आप क्या बोलते हैं? ऑनर्स फंड। बोरोड फंड, इट रेफर्स टू द फंड विच टेक्स बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ लोन। देखो, जो एक ऑनर है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वो कौन सा होता है? ऑनर्स फंड। बोरोड फंड जो वो इन द फॉर्म ऑफ लोन वो लेते हैं, वो आपका कौन सा फंड हो जाता है? बोरोड फंड। इक्विटी शेयर्स, ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑनर फंड के? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर्स। और जो आपके बोरोड फंड है वो कौन से होते हैं? डिवेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ये सब, ट्रेड क्रेडिट, है ना? ये सब आपके किसके टाइप्स होते हैं? बोरोड फंड के। आपने इन दोनों टाइप्स को लर्न कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आ जाता है। रिक्वायरमेंट
फॉर दिस फंड देयर इज़ नो नीड ऑफ सिक्योरिटी, ऑनर्स फंड के लिए कोई सिक्योरिटी की नीड नहीं है, बट जो बोरोड फंड है उसके लिए सिक्योरिटी की नीड है। ऑन दिस फंड द ऑनर्स गेट अ प्रॉफिट बाय वे ऑफ कंसिडरेशन, ऑन लेंडर्स गेट इंटरेस्ट बाय वे ऑफ कंसिडरेशन, इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें इंटरेस्ट। देयर इज़ अ रिस्क द रिफंड ऑफ द ऑनर्स फंड, देयर इज़ हार्डली एनी रिस्क, मतलब कि ऑनर्स फंड में फिर भी रिस्क रहता है बट बोरोड फंड में रिस्क नहीं रहता। इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, ऑनर्स फंड जो है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा ये। द प्रोवाइड्स ऑफ द फंड हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, दिस द प्रोवाइड्स ऑफ दिस फंड्स हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि इनमें से टोटल आपको ये 7 पॉइंट्स आई थिंक दिए हुए हैं, तो आप इसमें से एनी 5 लर्न कर लेंगे। अब इसमें ऑनर्स फंड का जो टाइप है, फर्स्ट इक्विटी शेयर्स, क्या होते हैं इक्विटी शेयर? इट रेफर्स टू दीज शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि जब उस लिक्विडेशन होता है बिजनेस का, जब बिजनेस आपका बंद होता है तो उस समय इनको कोई राइट नहीं होता, मतलब कोई राइट नहीं होता एनुअल डिविडेंड में और कैपिटल, जब इनकी लिक्विडेशन ऑफ क्या होता है आपके बिजनेस को। फिर रहता है एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या एडवांटेजेस हैं? अलग अलग पर्सन को अलग अलग हैं एडवांटेज, इन्वेस्टर्स को अलग हैं, कंपनी को अलग हैं। इन्वेस्टर को क्या है? टू पार्टिसिपेट इन मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड, टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो ये बेनिफिट्स हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में, अर्न मोर कर सकते हैं बाय डिविडेंड, और टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट्स। कंपनी को क्या है? अरेंजमेंट किसकी करते हैं? परमानेंट कैपिटल की, नो फिक्स्ड बर्डन, इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस एंड नो नीड ऑफ मॉर्टगेज, इसके लिए कंपनी को ये फ़ायदा है कि इसके लिए कोई मॉर्टगेज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेशन इन्वेस्टर्स को क्या है? अनसर्टेन इनकम, लॉस ड्यू टू रिसेशन, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन, कि ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को क्या हो सकती हैं, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। क्या? अनसर्टेन इनकम होती है, लॉस होता है किस टाइम? जब मंदी आ जाए, लिक्विडेशन यानी कि जब इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर बैक, last of all if the amount of loss is very large the equity shareholder may be deprived of their capital, loss due to speculation क्या होती है इसमें? some people indulge in speculation of shares, as a result their market price of fluctuation violently, it gives rise to the possibility of loss to the shareholder। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है? इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आती है, किसकी वजह से? इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस फॉर कंपनी, नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, नो टैक्स एडवांटेज, यानी कि कंपनी को इसकी वजह से कोई टैक्स में एडवांटेज नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन कॉस्ट इनकी मोर रहती है इसमें, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकंड आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू दो शेयर्स विच कैरी preferential right in the payment of annual dividend and the repayment of capital in the event of liquidation, यानी इनका इसमें preferential right होता है और उनका right नहीं था। कब? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की जब भी होती है तो उसमें इसका क्या रहता है? पूरा राइट रहता है। अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये बहुत ध्यान से आप करेंगे और ये आपको आगे भी 1 मार्क्स में भी वैल्यूएबल है और नेक्स्ट 12th में भी आपको ये काम देंगे, अकाउंट्स में थ्योरी में आती है इसकी पूरी, तो आप अच्छे से लर्न कर लेंगे अभी। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इफ़ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंटाइटल टू गेट देयर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द लैप्स ऑफ फिक्स पीरियड, अगर उनको आप किस में चेंज कर लेते हैं? इक्विटी शेयर्स में लैप्स ऑफ फिक्स पीरियड के बाद, तो वो कौन से बन जाते हैं? कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, आर नॉट एंटाइटल टू गेट देयर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। फिर आता है कॉमुलेटिव, कॉमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, इफ अ कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट इन एनी ईयर देन द डिविडेंड ड्यू टू दैट ईयर इज पेड अलॉन्ग विद द डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। In the way dividend of all those years goes on accumulated when no dividend is paid due to inadequate profit, तो वो accumulate होता रहता है और उसको बाद में पेमेंट की जाती है, तो वो cumulative preference shares हो जाते हैं। नॉन cumulative holders of this type of preference shares are entitled to dividend in arrears, in other words the yearly dividend is not accumulated, shareholders will get dividend only the current year when the company earned profits, arrears are not payable। मतलब नॉन कम्युलेटिव में जो एक्यूमुलेट नहीं होता और उनको पेमेंट नहीं की जाती, उनको करंट ईयर का ही पेमेंट की जाएगी, बट जो आपके कम्युलेटिव हैं उसमें कम्युलेट होता रहता है और उसमें लास्ट में पेमेंट की जाती है।
participating after making payment of dividend to the shareholder at a given rate, those preference shares which are entitled to get added dividend already received once dividend at fixed rate out of residual called participating preference share। कौन से ये होते हैं जिनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है इसमें आफ्टर मेकिंग पेमेंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एट गिवन रेट, दोज प्रेफरेंस विच आर एंटाइटल टू गेट, मतलब जिनका डिविडेंड ऐड होता रहता है, हैव ऑलरेडी रिसीव्ड once dividend at fixed rate। non participating में those preference shares which are not even receive additional dividend out of residual profit are called non participating। इनको नहीं पेमेंट की जाएगी। redeemable preference shares given है, सच प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीम बाय आफ्टर फिक्स पीरियड, उनको रिडीमेबल बोलेंगे। और जिनको आफ्टर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं रिडीम किया जाता वो कौन से होते हैं, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब एडवांटेजेस इसके भी दिए हुए हैं, किसको, इन्वेस्टर को भी, कंपनी को भी। क्या एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर के, रेगुलर इनकम है इनकी, ठीक है। प्रेफरेंस द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उस टाइम भी इनको लिक्विडेशन के टाइम पूरी प्रेफरेंस दी जाती है। और पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी इनको पार्टिसिपेशन, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें भी इनको पार्टिसिपेशन करवाई जाती है। वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशन, इनको फुल वोटिंग राइट होता है रिलेटेड रेजोल्यूशन का। एडवांटेजेस क्या है कंपनी को, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, कोई इंटरफेरेंस नहीं है मैनेजमेंट में के लिए कंपनी में। लेस बर्डन ऑन कंपनी, नो नीड ऑफ मॉर्गेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, काफ़ी इसमें गिवन होते हैं। आपने 4 इसके लर्न कर लेने और लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस। अब जैसे आपने लास्ट की थी इक्विटी शेयर्स की, अब इसकी लिमिटेशन है इन्वेस्टर्स की क्या होती है, नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। इसमें क्या था, participation in extra profit, when the company earns large profit it pays added dividend on participating preference share over and the usual dividend at fixed। non participation in surplus at the time of winding up, ये इसके क्या है, इन्वेस्टर्स के क्या रहेंगे डिसएडवांटेज। इसमें दिया हुआ था ना कि पार्टिसिपेशन है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन थी। इसमें क्या है, एक्सेप्ट पार्टिसिपेटिंग, जो सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं सिर्फ उनको इसमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। सो इसलिए इसकी ये लिमिटेशन भी बन गई। नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड, इनका कोई लीगल राइट नहीं मिलता इनको कि भी डिविडेंड इनको मिले इन अ पर्टिकुलर ईयर। no dividend is paid to the preference shareholder, they cannot take any legal action against the company। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस रहते हैं इन्वेस्टर्स के। कंपनी के क्या लिमिटेशंस है, फिक्स बर्डन है, नो टैक्स एडवांटेज, ये तो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम, डिससेटिस्फेक्शन और इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपने ये सारा कर लिया तो इन दोनों में डिफरेंस करना इजी है कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर को फुल राइट होता है पार्टिसिपेट करने का, किसमें, मैनेजमेंट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता। डिविडेंड पेड इनको लास्ट में होता है, किनको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले। ऑन वाइंडिंग अप द कंपनी कैपिटल इज रिफंडेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, पहले किसकी कैपिटल रिफंड होती है, प्रेफरेंस शेयर्स की, देन किसकी होती है, इक्विटी शेयर्स की। कंपनी कैन नॉट रिफंड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग इन लाइफ, कैपिटल कैन बी रिफंडेड इन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड इज अनसर्टेन एज इट्स फ्लक्चुएट, डिविडेंड इज फिक्स्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, लेकिन इनका क्या होता है, अनसर्टेन। इट इज़ कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर्स, और इशूइंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ द क्या है, कंपल्सरी। डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेट, और इसमें डिविडेंड क्या होता है, कॉम्युलेट प्रेफरेंस शेयर गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड इट इज पेबल इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट, और फिर जिस ईयर प्रॉफिट होता है इनको पेमेंट इकट्ठी कर दी जाती है। क्लियर, ये था आपका इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका डिवेंचर। डिवेंचर का क्या मीनिंग है, इट रेफर्स टू द लोन, एक तरह से ये क्या है, लोन ऑफ द कंपनी है बाय द डिवेंचर होल्डर ऑन विच दे रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर कौन क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स क्या हैं इसमें, फर्स्ट आते हैं बियरर डिवेंचर, सेकंड रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। बियरर डिवेंचर्स कौन से होते हैं, दोज डिवेंचर विच कैन बी ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी और कॉल्ड बियरर डिवेंचर, जिसको आप ट्रांसफर कर देते हो डिलीवरी के थ्रू, वो कौन से हैं, बियरर। रजिस्टर्ड दीज डिवेंचर विच आर ट्रांसफर्ड ऑन प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं जिसके लिए पहले आपको ऑफिस में इंटीमेट करना होता है कि ये हमारे डिवेंचर्स हैं, तो वो कौन से होते हैं आपके, रजिस्टर्ड। रिडीमेबल डिवेंचर, दो डिवेंचर हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड बाय द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद जिसकी पेमेंट हम कर देते हैं वो कौन से हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स। सेकंड आते हैं
इररिडीमेबल डिबेंचर, दो डिबेंचर्स हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रीपेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अपनी पूरी लाइफ टाइम में जब कंपनी जिन डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं करती वो कौन से होते हैं? इररिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिनको आप चेंज कर सकते हो। व्हेन द डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन टू द ऑप्शन टू गेट देयर डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स विद इन अ गिवन पीरियड, यानी कि जिन डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में, वो कौन से हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? दोज डिबेंचर विच आर इशूड बाय द कंपनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट आर कॉल्ड सिक्योर्ड। जिनकी सिक्योरिटी ऑफ द एसेट होती है वो कौन से? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड, दोज डिबेंचर्स अगेंस्ट विच नो एसेट ऑफ द कंपनी आर मोर्टगेज्ड आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड। जिसके लिए कोई एसेट्स को एज अ मोर्टगेज कंपनी नहीं रखती, वो कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब फिर से इसके एडवांटेजेस आएंगे इन्वेस्टर्स को। क्या एडवांटेज हैं इसके इन्वेस्टर को? रेगुलर इनकम, मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, मोर लिक्विडिटी, राइट ऑफ कन्वर्जन। इसको आप चेंज कर सकते हैं। एडवांटेज कंपनी को क्या है? नो इंटरफेरेंस इन मैनेजेरियल एक्टिविटी, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का सबसे चीप सोर्स होता है ये। टैक्स एडवांटेज मिलता है। मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब डिप्रेशन पीरियड होता है कंपनी का उस टाइम ये बेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स एंड लिमिटेशंस फॉर कंपनी। क्या इन्वेस्टर्स के लिए क्या लिमिटेशंस हैं? लेस इनकम, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और कंपनी के लिए क्या लिमिटेशंस रहेंगी? फिक्स बर्डन होता है, लीगल एक्शन पॉसिबल है, इसमें ये लीगल एक्शन ले सकते हैं, और लेस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम्स ऑफ एसेट। अब इसी तरह से जैसे आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस किया था, अब सेम आपने किस में करना है? डिबेंचर एंड शेयर में। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या है? ऑनर्स होते हैं कंपनी के, और डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। ये भी आपने 1 मार्क्स के लिए जरूर लर्न करना है। कंसिडरेशन, इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इज पेड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर में क्या मिलता है? डिविडेंड, और डिबेंचर में इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, बट शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। एक्सेप्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स, कैपिटल इज रिफंडेड। एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी डज नॉट रिफंड कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर शेयर्स। कंपनी enjoy टैक्स एडवांटेज and in share, no tax advantage to the company on shares. Payment is made on debenture holder before shareholder. Payment is made last of all इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इनको पेमेंट लास्ट में होती है और इनको पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को पहले होती है। क्लियर? यहाँ तक आप कर लेंगे। ये डिबेंचर्स का हो गया, रिमेनिंग टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।